वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय हिस्ट्री क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन के 250 एमसीक्यूज को कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस इन ऑप्शंस में से कौन सा सबसे डिफरेंट आर्टिफैक्ट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए पेंटेड पॉटरी, ऑप्शन बी हड़प्पन सील, ऑप्शन सी कॉपर टूल्स या ऑप्शन डी आयरन वेपन्स। इसका आंसर है बेटा हड़प्पन सील। क्वेश्चन 2 है, व्हाट स्टोन वॉज प्राइमरली यूज टू मेक हड़प्पन सील। कौन से स्टोन का यूज़ होता था हड़प्पन सील बनाने के लिए। ऑप्शन ए है जेस्पर, ऑप्शन बी है लपिस लजूली, ऑप्शन सी है कार्नेलियन, ऑप्शन डी है स्टेटाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन डी स्टेटाइट। इस स्टोन का यूज़ होता था हड़प्पन सील बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, व्हाट डू हड़प्पन सील्स टिपिकली कंटेन। हड़प्पन सील्स में क्या चीज़ होती थी। ऑप्शन ए एनिमल मोटिव्स एंड स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी मैप्स ऑफ सिटीज़, ऑप्शन सी रॉयल डिक्रीज, ऑप्शन डी मैथमेटिकल फार्मूलाज। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन ए एनिमल मोटिव्स एंड स्क्रिप्ट। मतलब एनिमल्स मोटिव का मतलब है पिक्चर्स होती थी जानवरों की, और स्क्रिप्ट होती थी जो आज तक पढ़ी नहीं जा गई है हड़प्पा की, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसी है बेटा आज तक अनडेसिपर्ड है। क्वेश्चन फोर्थ है बेटा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आर्यन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन या ऑप्शन डी गंगा वैली सिविलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है बेटा, वाई वॉज द सिविलाइजेशन नेम्ड आफ्टर हड़प्पा। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका नाम हड़प्पा के बाद क्यों पड़ा। ऑप्शन ए इट वॉज द लार्जेस्ट सिटी, ऑप्शन बी इट वॉज द प्लेस वेयर इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, सी इट इज़ मेंशन्ड इन द वेदास, डी इट वॉज द कैपिटल। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी कि ये वही प्लेस था जहाँ पे इस सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया गया। तो जो फर्स्ट सिटी थी टू बी डिस्कवर्ड इन दिस सिविलाइजेशन वॉज हड़प्पा, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा, याद रखिएगा। क्वेश्चन सिक्स्थ है, द टोटल टाइम स्पेन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन रेंजेस फ्रॉम। जो टोटल टाइम स्पेन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो टाइम पीरियड क्या है। ऑप्शन ए 7000 BC से लेकर 2000 BC, ऑप्शन बी 6000 BC से लेकर 1300 BC, ऑप्शन सी 1900 BC से लेकर 1300 BC या ऑप्शन डी 2600 BC से लेकर 1900 BC। इसका करेक्ट आंसर है बेटा 6000 BC से लेकर 1300 BC। ये टोटल टाइम था इस सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन सेवेंथ है, द अर्ली हड़प्पन फेज इज डेटेड बिटवीन। जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड क्या था। ऑप्शन ए है 2600 BC से लेकर 1900 BC, ऑप्शन बी है 6000 BC से लेकर 2600 BC, ऑप्शन सी है 1900 BC से लेकर 1300 BC और ऑप्शन डी है 3000 BC से लेकर 1500 BC। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन बी 6000 BC से लेकर 2600 BC वॉज द अर्ली हड़प्पन फेज। क्वेश्चन 8 है बेटा, विच फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रॉस्पेरस फेज। कौन सा फेज हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे प्रॉस्पेरस था। ऑप्शन ए मैच्योर हड़प्पन, ऑप्शन बी पोस्ट हड़प्पन, ऑप्शन सी लेट हड़प्पन या ऑप्शन डी अर्ली हड़प्पन। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन ए मैच्योर हड़प्पन फेज को सबसे प्रॉस्पेरस फेज माना जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन 9 है बेटा, द मैच्योर हड़प्पन फेज इज डेटेड। मैच्योर हड़प्पन फेज की डेट क्या है या एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है। ऑप्शन ए 1900 BC से लेकर 1300 BC, ऑप्शन बी 2600 BC से लेकर 1900 BC, ऑप्शन सी 1500 BC से लेकर 1000 BC या ऑप्शन डी 6000 BC से लेकर 2600 BC। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी 2600 से 1900 BC को हम मैच्योर हड़प्पन फेज मानते हैं या टाइमलाइन मानते हैं। नेक्स्ट है बेटा, द लेट फेज या लेट हड़प्पन फेज या डेसेडेंट, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होने की शुरुआत हो गई थी, ये इसका टाइम पीरियड क्या है। ऑप्शन ए 6000 BC से लेकर 2600 BC, ऑप्शन बी है 1300 BC से लेकर 500 BC, ऑप्शन सी है 2600 BC से लेकर 1900 BC या ऑप्शन डी 1900 BC से लेकर 1300 BC। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी
सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 1900 BC से लेके 1300 BC, इट इज़ द डेसेडेंट फेज। क्वेश्चन 11th है, हाउ मेनी हड़प्पन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक हड़प्पा की कितनी साइट्स डिस्कवर की जा चुकी हैं? ऑप्शन ए है लेस देन 100, ऑप्शन बी है एग्जैक्टली 1000, ऑप्शन सी है अबाउट 500, ऑप्शन डी है मोर देन 2000। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा मोर देन 2000 साइट्स ऑफ हड़प्पा की अभी तक ढूंढी जा चुकी है। क्वेश्चन 12 है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स लोकेटेड। सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट्स किस लोकेशन पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए इन द डक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन बी अलोंग द गंगा रिवर, ऑप्शन सी इन द ब्रह्मपुत्र वैली, ऑप्शन डी है बिटवीन द इंदस एंड सरस्वती रिवर बेसिन। तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन इंदस और सरस्वती रिवर, इनके बेसिन के बीच में सबसे ज़्यादा हड़प्पा की साइट्स मिली हैं या इस सिविलाइजेशन की साइट्स मिली हैं। क्वेश्चन 13 है बेटा, What fraction of हड़प्पन सेटलमेंट्स आर इन द सरस्वती बेसिन। सरस्वती बेसिन में कितनी परसेंटेज में हड़प्पन सेटलमेंट्स पाई गई हैं? ऑप्शन ए लेस देन 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी नियरली 2/3 और ऑप्शन डी है अबाउट हाफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, नियरली 2/3 साइट्स मिली हैं सरस्वती बेसिन में। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द 5 मेजर सिटीज़ आइडेंटिफाइड। जो 5 मेजर शहर हैं हड़प्पा के, उसमें से ये मेन शहर नहीं है। ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। इट इज़ नॉट वन ऑफ द 5 मेजर सिटीज़ दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज मेजर हड़प्पन सिटी। इन ऑप्शंस में से मेजर हड़प्पन का शहर कौन सा है? ऑप्शन ए गनवेरी वाला, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी मीताथल, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका आंसर है बेटा गनेरी वाला। इट इज़ द मेजर हड़प्पन सिटी। क्वेश्चन 16 है, द अर्ली हड़प्पन कल्चर वॉज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट। अर्ली हड़प्पन कल्चर हर चीज़ से एसोसिएटेड था, एक्सेप्ट क्या चीज़ नहीं थी? एग्रीकल्चर, बी पैस्टोरलिज्म, सी डिस्टिंक्टिव पॉटरी या डी लार्ज बिल्डिंग्स। लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी, बाकी एग्रीकल्चर भी था, पैस्टोरलिज्म भी था और डिस्टिंक्टिव पॉटरी भी थी। क्वेश्चन 17 है, द इमर्जेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर फ्रॉम अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ इज डेटेड अराउंड। मतलब कब से फार्मिंग कम्युनिटीज़ डेवलप शुरू हुई या एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ हड़प्पन कल्चर में? ऑप्शन ए 2600 BC, ऑप्शन बी 10,000 BC, ऑप्शन सी 6000 BC, ऑप्शन डी 7000 BC। इसका करेक्ट आंसर बेटा 7000 BC से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, फार्मिंग कम्युनिटीज पाई गई। बीपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक एब्रीविएशन है, इसका मतलब होता है बेटा बिफोर प्रेजेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बेटा एक एब्रीविएशन है BCE। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, मीन्स बिफोर कॉमन एरा। क्राइस्ट एरा भी होता है, बिफोर क्राइस्ट एरा, बट ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बिफोर कॉमन एरा विल बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा एब्रीविएशन सी का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी डेट के आगे अगर सी लगा है, जो कि लैटिन वर्ड सिरका से बना है, इसको हम कहते हैं बेटा अप्रॉक्सीमेट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट। क्वेश्चन 21 है बेटा, आर्चियोबॉटनिस्ट आर स्पेशलिस्ट इन। आर्चियोबॉटनिस्ट किस चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं? बॉटनी में किस फील्ड का सब्जेक्ट होता है बेटा? प्लांट स्टडी का सब्जेक्ट होता है। तो आर्चियोबॉटनिस्ट स्पेशलाइज होते हैं एंशिएंट प्लांट रिमेन्स में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स वॉज रिलेटिवली रेयर इन हड़प्पन साइट्स। इसमें से जो कौन सा अनाज है वो सबसे कम पाया जाता था, या बहुत ही रेयरली मिला है हमें हड़प्पन साइट्स पे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर सी राइस, चावल, याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 है, मिलेट्स हैव बीन फाउंड प्रीडोमिनेटली फ्रॉम हड़प्पन साइट्स इन विच स्टेट्स। मिलेट्स सबसे ज़्यादा कौन से हड़प्पा के साइट से मिले हैं और स्टेट में मिले हैं एक्चुअली, जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी? तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलेट्स मिले हैं। क्वेश्चन 24 है, विच ग्रेन इज़ नॉट मेंशन्ड एज फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। कहने का मतलब है किस ग्रेन के बारे में जिक्र नहीं है और ये ग्रेन नहीं मिला है हड़प्पन साइट्स पे? इसका करेक्ट आंसर है बेटा ओट्स, ऑप्शन डी। बाकी सीसम मिला है, चीकपी मिला है, वीट मिला है। ये हड़प्पन साइट्स के लोग अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस में खाते थे। क्या नहीं खाते थे? ओट्स। क्वेश्चन 25 है,
स्टडीज बाय आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट हड़प्पन की जो हड़प्पा के लोग थे वो कैटल, शीप और गोट को क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, एज डोमेस्टिक एनिमल्स पालते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट किस पे स्टडी करते हैं बेटा, एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, याद रखिएगा। जैसे आर्कियोबॉटनिस्ट प्लांट की स्टडी करते हैं, वैसे ही जूलॉजिस्ट एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, राइट। तो ये बताते हैं कि कैटल, शीप और गोट को हड़प्पन लोग क्या करते थे बेटा, डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, राइट। नेक्स्ट है बेटा, बोन्स ऑफ विच वाइल्ड स्पीसीज वर फाउंड एट हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट पे किन वाइल्ड स्पीशीज़ की बोन्स पाई गई हैं, राइट। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, बोर। ठीक है, बोर हम पिग को कहते हैं, याद रखिएगा, मेल पिग को। डियर और घड़ियाल, इन 3 एनिमल्स की ऑप्शन बी हमें स्पीशीज़ मिली हैं हड़प्पन साइट्स पे। और ये स्पीशीज़ कैसे पता चली, उनकी हड्डियाँ मिली हैं हमें, बोन्स मिली हैं। क्वेश्चन 27 है, रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स। जो भी रिप्रेजेंटेशंस हमें मिली हैं सील्स और टेराकोटा की मूर्तियों पे, वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एनिमल नोन था हड़प्पन्स को, बुल। ठीक है, इसका काम खेतों में होता था प्लॉगिंग के लिए, प्लॉग चलाने के लिए, हल चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट दैट ऑक्सन वर यूज फॉर। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो ऑक्सन थी, ठीक है, उसका यूज़ होता था प्लॉगिंग के लिए। कि किसके लिए यूज़ होता था, प्लॉगिंग के लिए, हल चलाने के लिए एग्रीकल्चर में, राइट। जैसे कि बुल का भी यूज़ होता था। नेक्स्ट, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लॉग हैव बीन फाउंड एट विच साइट्स। जो टेराकोटा मॉडल है प्लॉग का, मीन्स टेराकोटा का मतलब क्या होता है बेटा, किसी जली हुई पकी मिट्टी का खिलौना बनाना या मॉडल बनाना, स्कल्पचर बनाना, समझ में आया, पक्की मिट्टी का जला के, है ना, जो फिर बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। तो ये जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉग या प्लॉग का जो मॉडल मिला है टेराकोटा से बना हुआ, ये हमें मिला है कौन सी जगह पे बेटा, चोलिस्तान और बनावली में। कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, याद रखिएगा। बनावली जो हड़प्पन साइट है वो कौन से स्टेट में है, हरियाणा में है, ये हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है। और बनावली में क्या मिला है, टेराकोटा मॉडल मिले हैं प्लॉग के, और चोलिस्तान में भी। क्वेश्चन 31 है, एविडेंस ऑफ अ प्लॉग्ड फील्ड। जुते हुए खेत के एविडेंस हमें कौन सी हड़प्पन साइट से मिले हैं, ये बेटा हमें मिले हैं ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से। अब कालीबंगा कहाँ पे है बेटा, ये आपके राजस्थान स्टेट में है। क्वेश्चन 32 भी वही है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 33, द प्लॉग्ड फील्ड एट कालीबंगा हैड फ्यूरोज एट राइट एंगल्स सजेस्टिंग। अब जो जुता हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं हमें कालीबंगा में, वहाँ पे जो खेत है उसमें जो हल चलाया गया वो राइट एंगल्स पे चलाया गया है, राइट। जो लाइंस बनाई गई हैं फ्यूरोज की, वो राइट एंगल्स पे बनाई गई हैं। इसका मतलब क्या था कि हड़प्पन्स 2 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते थे एक साथ, राइट, खेत को डिवाइड करके पैरेलली, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट विच हड़प्पन साइट। कैनाल्स के ट्रेसेस कौन से हड़प्पा की साइट पे मिले हैं, ये मिले हैं बेटा शॉल्टूगाय में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, शॉल्टूगाय, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 35 है, शॉल्टूगाय इज़ अ हड़प्पन साइट लोकेटेड इन। शॉल्टूगाय हड़प्पन साइट आज कौन सी लोकेशन पे है, ये बेटा हमारे अफगानिस्तान कंट्री में है इस टाइम, राइट। क्वेश्चन 36 है, वट ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स फाउंड इन पंजाब और सिंध। क्या ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स जो शॉल्टूगाय में मिले थे, ये क्या पंजाब और सिंध में भी मिले थे, नो। इसका आंसर है नो, पंजाब और सिंध में हमें कोई ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स नहीं मिले थे। क्वेश्चन 37 है, वाटर रिजर्वॉयर्स यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर वर फाउंड इन। वाटर रिजर्वॉयर्स जो एग्रीकल्चर के लिए पानी स्टोर करते थे टैंक्स में, वो पाए गए हैं कौन सी लोकेशन पे या कौन सी हड़प्पन साइट पे, ये पाए गए हैं बेटा धोलावीरा में, राइट। और धोलावीरा कौन सी स्टेट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि धोलावीरा इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, राइट। गुजरात में एक और हड़प्पन साइट भी है जो कि फेमस है, डैट इज़ लोथल, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39 है बेटा, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मैके के अकॉर्डिंग विच इक्विपमेंट, कौन सा औजार वॉज द ओनली मीन्स यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। मतलब कोई भी अनाज को, सीरियल्स को पीसने के लिए या मसालों को पीसने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ होता था, तो वो है बेटा ऑप्शन ए, सैडल क्वंस। सैडल क्वंस का मतलब क्या होता है, सिलबट्टा, समझ में आया। इस पर आज भी हम गांव में चटनी पीसते हैं, राइट, धनिए की, टमाटर की, राइट।
क्वेश्चन 40 है बेटा, सैडल कॉइन्स वर रफली मेड ऑफ। सैडल कॉइन्स किससे बनते थे? हार्ड मजबूत, ग्रिटी जिसमें बहुत ज़्यादा निशान हो, इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन। जो इग्नियस रॉक के पत्थर या सैंडस्टोन से बनाए जाते थे। तो ये हार्ड होते थे, ग्रिटी होते थे, इग्नियस रॉक या सैंडस्टोन के पत्थरों से सैडल कॉइन्स सिलबट्टा या सिलबट्टा बनता था। क्वेश्चन 41 है, मैके नोटेड दैट द करी स्टोन्स वर यूज पॉसिबली ओनली फॉर। अर्नेस्ट मैके ने ये नोट किया कि जो करी स्टोन्स हैं उनका काम क्या था? पाउंडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जड़ी बूटियाँ का ऑयल बनाने के लिए और स्पाइसेस को पीसने के लिए करी स्टोन्स का यूज़ होता था, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे डिफरेंट या यूनिक फीचर क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन का? इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स की। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड शहरी क्षेत्र थे। क्वेश्चन 43 है, ऑल्दो मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज। हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो एक वेल नोन साइट थी, राइट। पर जो पहला शहर जिसकी डिस्कवरी की थी इस सिविलाइजेशन में, उस शहर का नाम क्या था? हड़प्पा। और इसी शहर के नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट है बेटा, द सेटलमेंट ऑफ मोहनजोदारो इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस कॉल्ड। जो सेटलमेंट्स थी या जो रहने की लोकेशंस थी मोहनजोदारो शहर में, जो कि हड़प्पा की एक साइट थी, वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। इन सेक्शंस को हम क्या कहते थे बेटा? इन सेक्शंस को हम कहते थे द सिटाडेल, जो कि ऊंचा हिस्सा होता था, राइट, और लोअर टाउन, जो कि निचला हिस्सा होता था, राइट। सिटाडेल में कौन लोग रहते थे? राजा लोग रहते थे या एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे। और लोअर टाउन में कौन रहते थे बेटा? वहाँ के कॉमन पीपल रहते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 45 है, द सिटाडेल इन मोहनजोदारो ओज इट्स हाइट टू। जो सिटाडेल था मोहनजोदारो में, उसकी हाइट का कारण क्या था? इसका आंसर है बेटा बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। पहले वो एक प्लेटफॉर्म बनाते थे मिट्टी की ईंटों का, उसके ऊपर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते थे, इसलिए सिटाडेल की जो हाइट होती थी वो लोअर टाउन से ऊंची होती थी। क्वेश्चन 46 है बेटा, विच सेक्शन ऑफ द मोहनजोदारो वॉज फिजिकली सेपरेटेड बाय अ वॉल। कौन सा सेक्शन मोहनजोदारो का वॉल से फिजिकली सेपरेट किया जाता था, ये हमें बताना है, राइट। आंसर बेटा इसका बोथ द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। सिटाडेल और लोअर टाउन जो 2 सेक्शंस होते थे एक शहर के, इन्हें एक फिजिकल वॉल से, एक बड़ी दीवार से सेपरेट किया जाता था एक दूसरे से। क्वेश्चन 47 है, कंस्ट्रक्टिंग द प्लेटफॉर्म्स इन मोहनजोदारो रिक्वायर्ड मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ स्केल ऑफ। कोई भी प्लेटफॉर्म जो बनाया जाता था मोहनजोदारो में, उसके लिए ज़रूरत पड़ती थी लेबर की, जिसे मोबाइल किया जाता था किस स्केल पे? 4 मिलियन पर्सन डेज। मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 4 मिलियन एक व्यक्ति के दिन खर्च होंगे, तब एक बिल्डिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनेगा। नेक्स्ट है 48, व्हाट इंडिकेट्स दैट सेटलमेंट ऑफ मोहनजोदारो वॉज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड। क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि मोहनजोदारो शहर में की पहले प्लानिंग की गई, बाद में इम्प्लीमेंटेशन हुई? बिल्डिंग एक्ट। आंसर है बिल्डिंग एक्टिविटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन प्लेटफॉर्म्स। कहने का मतलब है जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो फिक्स्ड एरिया में ही की गई प्लेटफॉर्म्स बनाने की। कहने का मतलब है जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बताएंगे कि इसी जगह पे सिर्फ बिल्डिंग बनेगी और इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हम सिर्फ बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो इसलिए पहले प्लानिंग होती थी, बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता था। क्वेश्चन 49 है बेटा, हड़प्पन ब्रिक्स हैड अ स्टैंडर्डाइज रेशियो वेयर द लेंथ वॉज। हड़प्पन की जो ईंटें होती थी, जो ईंटें बनाई जाती थी, उनका रेशियो स्टैंडर्डाइज होता था, जहाँ पे जो लेंथ होती थी वो 4 टाइम्स होती थी हाइट की। तो मतलब अगर हाइट आप मान के चलो अगर 2 इंच है तो लेंथ कितने इंच होगी? 4 इंच होगी, ठीक है। 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 4 8, समझ में आया? तो 8 तो लेंथ हो जाएगी, 2 हाइट हो जाएगी, ऐसे। क्वेश्चन 50 है बेटा, हड़प्पन ब्रिक्स हैड अ स्टैंडर्डाइज रेशियो वेयर द ब्रेथ वॉज ट्वाइस द हाइट। मतलब मोटाई होती थी वो ट्वाइस होती थी, अब ये 4 हो जाएगा। तो एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है, ऐसे आप समझ सकते हो ईंट के साइजेस।
क्वेश्चन 51 है, रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन द लोअर टाउन वर लेड आउट इन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा में जो रोड्स और स्ट्रीट थी लोअर टाउन की, वो उन्हें बिछाया जाता था ग्रिड पैटर्न में। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, 90 डिग्रीज पे, राइट। क्वेश्चन 52 है, द स्ट्रीट्स इन हड़प्पन सिटीज़ इंटरसेक्टेड एट, वही अभी बताया था मैंने आपको, 90 डिग्रीज पे। तो जितने भी चौराहे होते थे वो एक दूसरे को काटते थे 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल्स पे। क्वेश्चन 53 है, अकॉर्डिंग टू द ग्रिड पैटर्न विच वर लेड आउट फर्स्ट, क्या सबसे पहले बिछाया जाता था? स्ट्रीट्स को नालों के साथ पहले बिछाया जाता था, बाद में घर बनाए जाते थे, राइट। क्वेश्चन 54 है, फॉर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर टू फ्लो इनटू स्ट्रीट ड्रेन्स एवरी हाउस नीडेड एटलीस्ट, अब जो भी घर का पानी है उसे स्ट्रीट के नाले में बहने के लिए हर एक घर की एक वॉल स्ट्रीट के किनारे होनी चाहिए, मतलब नाली के किनारे, राइट, सड़क के। क्वेश्चन 55 है, इन विच ऑफ दीज साइट्स वॉज द एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाइड, कौन सी साइट पे जो पूरी की पूरी सेटलमेंट थी हड़प्पा में वो फोर्टिफाइड थी? ये थी बेटा धोलावीरा और लोथल। यहाँ पे जो एंटायर सेटलमेंट थी वो फोर्टिफाइड थी, वहाँ पे वॉल्स बनी हुई थी। लोथल में जो सिटाडल था वो वॉल्ड ऑफ नहीं था, हाइट पे तो बना था, बिल्ड एट अ हाइट, बट वो वॉल्ड ऑफ नहीं था, ये याद रखिएगा। उस पर कोई दीवार नहीं थी जो सेपरेट कर रही थी उसे लोअर टाउन से। क्वेश्चन 57 है, इन मोहनजोदारोज लोअर टाउन मैनी हाउसेज वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड, मीन्स मोहनजोदारो के लोअर टाउन में कई सारे घर सेंटर कहाँ पे था? कोर्टयार्ड में, आंगन में उनके। क्वेश्चन 58, द कोर्टयार्ड इन हड़प्पन हाउसेज वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक, हड़प्पा के जो घर थे उसमें आंगन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी? खाना बनाया जाता था, कपड़े बुने जाते थे, कपड़े सिले जाते थे, ये आज भी ये गाँव में होता है। क्वेश्चन 59 है, वॉट रिफ्लेक्ट्स एन अपरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी इन हड़प्पन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, क्या एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि हड़प्पन बहुत ज़्यादा कंसर्न थे जो घर बनाते थे उन घरों में प्राइवेसी को लेके? इसका आंसर है बेटा नो विंडोज़ ऑन द ग्राउंड लेवल वॉल्स, की जो भी दीवारें ग्राउंड लेवल के घर होते थे वहाँ पे कोई भी वो खिड़की नहीं देते थे। इससे पता चलता है कि वो प्राइवेसी को लेके कितना ज़्यादा कंसर्न थे। क्वेश्चन 60 है बेटा, द मेन एंट्रेंस ऑफ अ हड़प्पन हाउस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द, जो मेन एंट्रेंस होता था हड़प्पा के घर का वो डायरेक्ट व्यू किस चीज़ का नहीं देता था? इंटीरियर और द कोर्टयार्ड, कि आप घर के अंदर ना देख सको कि कितने कमरे हैं, ना आपको आंगन देखे और आप आंगन को कोर्टयार्ड को देख के ये बता सको, जान सको कि कितने लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 61 है, एवरी हाउस इन मोहनजोदारो हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विथ, हर एक घर में मोहनजोदारो में उनका खुद का बाथरूम होता था सेपरेट, जो कि किससे बनाया जाता था? ब्रिक्स से, ईंटों से बनाया जाता था। क्वेश्चन 62 है, सम हाउसेज हैड रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस, कुछ हाउसेज में सीढ़ियाँ भी थीं, कहाँ जाने के लिए? अ सेकेंड स्टोरी और द रूफ, दूसरी मंजिल पे जाने के लिए या छत पे जाने के लिए। क्वेश्चन 63 है बेटा, हाउ मैनी वेल्स हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में कितने कुएं पाए गए हैं? आंसर है बेटा इसका 700, याद रखिएगा। क्वेश्चन 64 है, वेल्स वर ऑफन लोकेटेड इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम, मतलब जो ज़्यादातर कुएं जो बनाए जाते थे इस सिविलाइजेशन में, उनको कहाँ एक कमरे में बनाए जाते थे जिन पे कौन पहुँच सकता था? द आउटसाइड, मतलब जो बाहर का कमरा होता था उसमें कुआं बनाया जाता था, जिससे कि जो पासर्स, जो लोग बाहर से जा रहे हैं, उन्हें अगर प्यास लगी हो तो वो बाहरी के कमरे का दरवाज़ा तो ओपन ही रहता था, उसके अंदर वेल होती थी, तो वहाँ से डायरेक्टली पानी को लेके पी सकें। क्वेश्चन 65 है, हु नोटेड दैट द हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम इज़ द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, ये किसने नोट किया कि हड़प्पा लोगों का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नाली बनाने का सिस्टम था, वो सबसे ज़्यादा कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम था जो अभी तक डिस्कवर किया गया है टाउन प्लानिंग का, मींस बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था? ये इसका आंसर है बेटा अर्नेस्ट मैके ने माना है, राइट। क्वेश्चन 66 है, मेन ड्रेनेज चैनल्स वर मेड अप ऑफ ब्रिक्स सेट इन, जो मेन ड्रेनेज चैनल होता था, मेन नाला होता था, उसमें ब्रिक्स को बिछाया जाता था या ब्रिक्स से ढका जाता था, क्या लगा के? मोर्टार लगा के, सीमेंट लगा के। क्वेश्चन 67 है, ड्रेनेज चैनल्स वर कवर्ड विद, ड्रेनेज चैनल्स को, नालों को कवर किया जाता था लूज ब्रिक्स से, ऐसी ब्रिक्स से जो हटाई जा सके नाले को साफ़ करने के लिए।
क्वेश्चन 68 है, इन सम केसेस व्हाट वाज यूज फॉर ड्रेन कवर्स, क्या किस चीज़ का यूज़ होता था ड्रेन के को कवर्स करने के लिए? सीमेंट का। सीमेंटेड, आज हमने देखे हैं कि सर्कुलर सीमेंटेड एक तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस पे हम लोहे का स्टैंड लगाते हैं, जिससे कि हम उठा के हटा सकते हैं और हम अंदर जाके नाले को साफ़ कर सकते हैं। तो वो लाइमस्टोन से बनता था, सीमेंट से। क्वेश्चन 69 है, हाउस ड्रेन्स, घर की जो नाली होती थी वो फर्स्ट एम्प्टी होती थी किसमें? सम्प में या सेसपिट में, एक बड़े नाले में जाके, जिसे हम सम्प या सेसपिट बोलते हैं। क्वेश्चन 70 है, वेस्ट मटेरियल्स लाइक सैंड फाउंड अलोंगसाइड ड्रेनेज चैनल्स शोज दैट, जो भी वेस्ट मटेरियल या जैसे कि सैंड मिला है हमें ड्रेनेज चैनल्स के पास, वो क्या शो करता है? दैट डेब्रिस वाज नॉट ऑलवेज कार्टेड अवे, कि जो भी कचरा है वो हमेशा बहता नहीं था, वो रुक जाता था। क्वेश्चन 71 है, एट लोथल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स ड्रेन्स वर मेड ऑफ, लोथल में जहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे, पर जो नाले बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? जली हुई ईंटों से बनाए जाते थे। दिस वॉज द मेन डिफरेंस, याद रखिएगा। क्वेश्चन 72 है, विच पार्ट ऑफ मोहनजोदारो कंटेन्स एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पजेस, कौन सा स्ट्रक्चर था मोहनजोदारो में जो स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बनाया जाता था? इसका आंसर है बेटा सिटाडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन ऑफ विच मैसिव स्ट्रक्चर ऑन द सिटाडल, जो लोअर ब्रिक पोर्शन होता था मैसिव स्ट्रक्चर सिटाडल का, वो किस चीज़ के लिए होता था? वेयर हाउस बनाने के लिए। जो अपर पोर्शन होता था वेयर हाउस का, वो किससे बनता था? वुड से बनता था। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सिचुएटेड इन, ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं। एक तो मोहनजोदारो बेटा शहर फेमस था अपने ग्रेट बाथ के लिए, ठीक है, और एक वो फेमस था वेयर हाउस के लिए। तो जो ग्रेट बाथ था वो एक रेक्टेंगुलर टैंक था, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता था? कोर्टयार्ड, आंगन में। क्वेश्चन 76 है, द ग्रेट बाथ वॉज मेड वाटर टाइट बाई सेटिंग ब्रिक्स ऑन एच एंड यूजिंग अ मोटार ऑफ जिप्सम, मतलब ग्रेट बाथ जो था एक तरीके का ये स्विमिंग पूल ही था एंशिएंट टाइप का, जिसे ईंटें सेट की जाती थी उसके निचले हिस्से में सीमेंट और मोर्टार का यूज़ करके, जिप्सम और मोर्टार का यूज़ करके। क्वेश्चन 77 है, हाउ मेनी फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स लेड इनटू द ग्रेट बाथ टैंक, कितनी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी ग्रेट बाथ के या टंकी के या स्विमिंग पूल के अंदर जाने के लिए? तो 2 साइड से 2। क्वेश्चन 78 है, अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट बाथ, एक लेन है नॉर्थ के डायरेक्शन में ग्रेट बाथ में, वहाँ पे कुछ छोटी बिल्डिंग्स हैं जिनमें कितने बाथरूम बनाए जाते थे? 8 बाथरूम बनाए जाते थे, राइट, जिससे कि लोग अपने कपड़े चेंज कर सकें या उसमें नहाने के बाद अपने आप को दोबारा से क्लीन कर सकें, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द ग्रेट वॉज मीन्ट फॉर, कई सारे स्कॉलर्स या हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया था ये स्पेशल रिचुअल पर्पसेस के लिए बनाया गया था या स्पेशल रिचुअल बाथ लेने के लिए बनाया गया था, कि कभी भी कोई पूजा हो, अनुष्ठान हो या स्पेशल डे हो तो उस टाइम जो राजा या रानी हैं या इनके फैमिली के लोग हैं वो बात ले सकें। क्वेश्चन 80 है, टू ट्रैक सोशल डिफरेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट कॉमनली स्टडी, समाज में सोसाइटी में डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बेटा ये स्टडी करते हैं बरियल्स को, बरियल्स का मतलब कब्र होता है, और आर्टिफैक्ट्स को मतलब हाथ से बनाई गई चीज़ों को। क्वेश्चन 81 है, इन हड़प्पन बरियल्स द डेड वर जनरली लेड इन, हड़प्पा में मरने के बाद लोगों को कैसे दफनाया जाता था? पिट्स में, गड्ढों में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 82 है, व्हाट वेरिएशन इन बरियल पिट्स कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, क्या अलग था बरियल पिट्स में जो कि इंडिकेट करता है कि हड़प्पा के समाज में अंतर था? हॉलोड आउट स्पेसेस लाइड विद ब्रिक्स, मीन्स कई ऐसे हॉलोड स्पेसेस होते थे जिन्हें खाली छोड़ दिया जाता था और साइड में गड्ढे के ब्रिक्स की लाइन बना दी जाती थी। तो ये क्या दिखाता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उससे प्रॉपर वो कवर अप करा सकें जो गरीब लोग होते थे। क्वेश्चन 83 है, व्हाट इंडिकेट्स अ हड़प्पन बिलीफ इन द आफ्टर लाइफ, क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि हड़प्पन मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है, इसमें विश्वास करते थे? आंसर है
पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स फाउंड इन ग्रेव्स, क्योंकि हड़प्पा के ग्रेव्स में, कब्रों में लोगों के साथ पॉटरी, घड़े या उन वो जो जेवर पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वो भी रखे हुए मिले हैं कंकाल के पास। क्वेश्चन 84 है, इन हड़प्पन बरियल्स, हड़प्पा के बरियल्स में ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड विद, ज्वेलरी जो पाई गई है वो किन के साथ पाई गई है? बोथ मैन एंड वुमेन, मैन भी ज्वेलरी पहनते थे और वुमेन, तो चाहे वो मैन की ग्रेव हो या वुमेन की ग्रेव हो, दोनों में ज्वेलरी पाई गई है। क्वेश्चन 85 है, इन एन एक्सकेवेशन एट हड़प्पा इन द मिड 19, एक खुदाई हुई थी हड़प्पा में मिड 1980s में, एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स, एक ऑर्नामेंट मिला है जिसकी 3 शेल की रिंग्स है और एक उसमें जैस्पर की बीड है। ठीक है, जैस्पर क्या होता है? एक तरीके का मोती होता है, राइट। वो एक स्कल, एक हेड के पास मिला है, वो स्कल किसका है? मेल का है, एक आदमी का है, राइट, जो 3 शेल रिंग्स और एक जैस्पर बीड पहने हुए। क्वेश्चन 86 है, इन सम एग्जाम्पल्स द डेड वर बरीड विद मिरर्स मेड अप ऑफ, कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं हड़प्पा में बरियल साइट्स पे जहाँ पे मरे हुए व्यक्ति को एक शीशे के साथ दफनाया गया है, शीशा मिला है, राइट। और ये शीशा किससे बनता था? कॉपर से बनता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 87 है, डिड हड़प्पन्स बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड ऑन द होल, क्या हड़प्पन्स ये विश्वास करते थे कि महंगी चीज़ों को, एक्सपेंसिव चीज़ों को मरे हुए लोगों के साथ दफनाएं? नो, क्योंकि हमें एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मिली हैं। क्वेश्चन 88 है, आर्कियोलॉजिस्ट क्लासीफाई आर्टिफैक्ट्स इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आर्टिफैक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये 2 कैटेगरीज के नाम क्या हैं बेटा? एक है यूटिलिटेरियन और एक है लग्जरीज, मतलब कुछ आइटम्स होते हैं डेली यूज़ के, तो जो लोग डेली यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूटिलिटेरियन, और जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं जो हम ओकेजनली यूज़ करते हैं वो उनको हम डालते हैं लग्जरी की कैटेगरी में, राइट, लाइक ऑर्नामेंट्स। क्वेश्चन 89 है, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स आर टिपिकली मेड फ्रॉम ऑर्डनरी मटेरियल्स सच एज, जो यूटिलिटेरियन या डेली यूज़ के जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे वो ऑर्डनरी आम सा मटेरियल का यूज़ करके बनाए जाते थे, जैसे कि एग्जांपल है स्टोन या क्ले, पत्थर से या मिट्टी से। क्वेश्चन 90 है बेटा, विच ऑफ दीज इज़ कंसिडर्ड अ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट, इसमें से किसे एक यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट माना जाता है? क्वंस को, अब बताया ना, सिलबट्टा, ठीक है, तो सिल जिस पे हम पीसते हैं, ठीक है, उसको एक यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट माना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91, ऑब्जेक्ट्स आर एज्यूम टू बी लग्जरीज इफ़ दे आर, किन ऑब्जेक्ट्स को लग्जरीज माना जाता था अगर वो रेयर हैं, कम पाए जा रहे हैं, मेड ऑफ कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल, और महंगे ऐसे मटेरियल से बन रहे हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब उनको बनाने में जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही मुश्किल है। क्वेश्चन 92 है, फ्यान्स इज़ अ मटेरियल मेड अप ऑफ, फ्यान्स का मतलब होता है बेटा एक चिकना घड़ा, समझ में आया कि नहीं आया, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर्ड, ग्राउंड सैंड और सिलिका का यूज़ होता था, उसे कलर के साथ मिक्स करते थे, गम लगाते थे और फिर उसे जलाते थे, जिससे कि उसकी जो शेप आती थी वो बहुत ज़्यादा शाइन करता था। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 93, मिनिएचर पॉट्स ऑफ फ्यान्स, मिनिएचर पॉट्स मतलब छोटे पॉट्स मिले। मिनिएचर क्या होता है? किसी चीज़ का जस्ट मिनिएचर मतलब छोटा हिस्सा दिखाने के लिए। मिनिएचर पॉट्स ऑफ फ्यान्स वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीशियस बिकॉज, जो मिनिएचर पॉट्स होते थे फ्यान्स के उन्हें इंपॉर्टेंट माना जाता था क्योंकि दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक, बहुत मुश्किल होता था बनाना। जस्ट फॉर एग्जांपल BMW कार है, तो आप बड़ी BMW कार तो आसानी से बना सकते हो, बट उसका मिनिएचर बनाने में आपको बहुत बारीकियों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उतनी बड़ी कार के हर एक पार्ट को आपको एक छोटे से टॉय कार में रिप्रेजेंट करना है, जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम होना चाहिए ओरिजिनल कार के, राइट। क्वेश्चन 94 है, मिनिएचर पॉट्स ऑफ फैंस वर प्रोबेबली यूज फॉर, जो मिनिएचर पॉट्स होते थे फैंस के उन्हें यूज़ किया जाता था परफ्यूम बोतल्स के लिए, ठीक है, उसमें परफ्यूम रखा जाता था, परफ्यूम बोतल्स बनाई जाती थी। क्वेश्चन 95 है, मिनिएचर फैंस पॉट्स आर रियरली फाउंड इन स्मॉल सेटलमेंट्स, जो मिनिएचर फैंस पॉट्स हैं ये बहुत कम मिले हैं छोटी सेटलमेंट्स में, जैसे कि कालीबंगा में। क्वेश्चन 96 है बेटा, स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल्स लाइक फैंस कॉम्प्लिकेट द क्लासिफिकेशन ऑफ, जो स्पिंडल वॉल्स मिले हैं रेयर मटेरियल से बने हुए
फ्यान से वो कॉम्प्लिकेट करते हैं क्लासिफिकेशन किस चीज़ की, यूटिलिटेरियन और लग्जरी आइटम्स की वर्सेस। क्वेश्चन 97 है रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक, जो रेयर ऑब्जेक्ट्स होते थे जो बहुत ही महंगी मटेरियल से बनते थे वो बड़ी सेटलमेंट्स में पाए जाते थे, जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। क्वेश्चन 98 है ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पा साइट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम, सारी की सारी गोल्ड ज्वेलरी जो हड़प्पन साइट्स पे मिली है वो कैसे रिकवर की गई है, होट्स में। होट्स का मतलब होता है इकट्ठी मिलना, राइट, इकट्ठी गड़ी हुई मिलना या इकट्ठी कहीं पे रखी हुई मिलना, राइट। जब खुदाई एक्सकेवेशंस की जाती हैं आर्कियोलॉजिस्ट पे तब ये चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन 99 है होट्स आर यूजली ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल इनसाइड कंटेनर्स सच एज, होट्स मतलब इकट्ठी जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट्स की वो केयरफुली लोगों द्वारा लिख के रखी जाती थी कंटेनर्स में, जिन्हें क्या कहते थे, पॉट्स कहते थे। क्वेश्चन 100 है बेटा विच सेटलमेंट इज़ अ टाइनी साइट लेस देन 7 हेक्टेयर्स, इसमें से कौन सी सेटलमेंट सबसे छोटी साइट थी हड़प्पा की जिसका साइज 7 हेक्टेयर्स था और ये इस साइट पे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। तो याद रखिएगा बहुत सिंपल है, चनुडारो एक ऐसा प्लेस था हड़प्पन सिविलाइजेशन का जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन का या क्राफ्ट की चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी। क्वेश्चन 101 है बेटा चनुडारो एरिया इज़ लेस देन, चनुडारो का जो एरिया था वो कम था 7 हेक्टेयर्स, याद रखिएगा। मोहनजोदारो एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली, मोहनजोदारो का जो साइज़ था वो कितना था बेटा 125 हेक्टेयर्स, राइट। क्वेश्चन 103 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राफ्ट प्रैक्टिस एज चनुडारो, इसमें से कौन सा क्राफ्ट नहीं बनाया जाता था चनुडारो में, क्योंकि क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था। तो वेट मेकिंग, वेट बनाया जाता था, बीड्स बनाए जाते थे, शिप नहीं बनाया जाता था और शेल को भी कट किया जाता था। तो 3 चीज़ें तो होती थी, शिप नहीं बनाए जाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा 104 कार्नेलियन इज़ अ स्टोन ऑफ अ ब्यूटीफुल, कार्नेलियन एक तरीके का पत्थर होता था, जैसे स्टेटाइट आपने नहीं पढ़ा था जो हड़प्पन सील्स बनाने के लिए यूज़ होता था, राइट। ऐसे ही कार्नेलियन एक पत्थर था जो किसका कलर क्या होता था, रेड कलर का होता था ये। क्वेश्चन 105 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्टोन ईजली वर्क बाय हड़प्पन्स, कौन सा बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता था जिस पे हड़प्पन्स आसानी से काम कर लेते थे, ये होता था बेटा स्टेटाइट, जो हड़प्पा की सील्स बनाने के लिए काम आता था। क्वेश्चन 106 है बेटा सम बीड्स वर मोल्ड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड ऑफ, कुछ बीड्स को, मोतियों को बनाया जाता था एक पेस्ट से, जो कि पेस्ट बनता था किस पत्थर के पाउडर से, स्टेटाइट पाउडर से, राइट। और स्टेटाइट का यूज़ सील्स बनाने के लिए भी होता था। क्वेश्चन 107 है जो रेड कलर होता था कार्नेलियन स्टोन का वो ऑब्टेन होता था फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल, उसका जो येलो कलर का रॉ मटेरियल होता था उसे जला के। क्वेश्चन 108 है स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, मतलब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स, ड्रिल्स का मतलब ट्रेनिंग होती है वर्कर्स की, हैव बीन फाउंड एट, वो पाया गया है चनुडारो पे, लोथल पे और रिसेंटली कौन सी जगह पे, धोलावीरा पे, किस चीज़ के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, राइट। क्वेश्चन 109 है नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों जगह किसके पास लोकेटेड है, कोस्टल रीजन के पास लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन 110 है नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग, नागेश्वर और बालाकोट दोनों फेमस थे क्या बनाने के लिए, सेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन 111 है विच ऑफ दीज सेल ऑब्जेक्ट्स वर मेड एट नागेश्वर एंड बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट पे कौन से शेल के ऑब्जेक्ट्स बनते थे, आंसर बेटा बैंगल्स, लेडल्स और इनले, ये तीनों शेल ऑब्जेक्ट्स नागेश्वर और बालाकोट साइड पे बनते थे। क्वेश्चन 112 है फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम चनुडारो एंड लोथल वर लाइकली टेकन टू अ लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज, जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे क्राफ्ट के चनुडारो और लोथल से वो ले जाए जाते थे बड़े सेंटर्स में, जिसका आंसर है बेटा मोहनजोदारो और हड़प्पा, जो कि लार्ज सेंटर्स होते थे। क्वेश्चन 113 है व्हाट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क फॉर आर्कियोलॉजिस्ट, बेस्ट इंडिकेटर क्या है ये जानने के लिए कि यहाँ पे क्राफ्ट वर्क होता था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ये वो आर्कियोलॉजिस्ट बेटा पता करते हैं वेस्ट मटेरियल से, क्योंकि किसी भी साइट पे अगर वेस्ट मटेरियल होगा तो आर्कियोलॉजिस्ट समझ जाएंगे कि इस साइट पे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम होता था या ये क्राफ्ट सेंटर होता था। क्वेश्चन 114 है ट्रेसेस ऑफ मिनस्क्यूल बिट्स लेफ्ट इन द वर्क एरिया सजेस्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज़ लाइक, मतलब कई सारे हमें कंकड़ मिले हैं, गिट्टियाँ मिली हैं
ठीक है, और नोड्यूल्स मिले हैं मोटे मोटे स्टोन के, राइट। और ये वेस्ट मटेरियल टाइप का होता था जो भी क्राफ्ट बनाया जा रहा है उसका। तो ये बड़े शहरों में मिले हैं, जिन शहरों का नाम क्या है, मोहनजोदारो और हड़प्पा। क्वेश्चन 115 है बेटा, टेराकोटा के जो टॉय मॉडल मिले हैं बुलक कार्ट के, वो सजेस्ट करते हैं कि बुलक कार्ट्स का यूज़ होता था गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लैंड रूट से, ज़मीन के रास्ते से। क्वेश्चन 116 है, शौतुगाय जहाँ पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले थे, ऊपर हमने पढ़ा था, ये अफ़गानिस्तान में है। और यहाँ पे हमें से कौन सी नई चीज़ मिलती थी, किस चीज़ के लिए ये सोर्स था, लपिस लजूरी के लिए। और लपिस लजूरी क्या है बेटा, एक ब्लू कलर का स्टोन है। ये आपने क्लास 11 वर्का हेड की आइस में भी पढ़ा था। क्वेश्चन 117 है, लपिस लजूली इज़ हाईली वैल्यूड फॉर इट्स, लपिस लजूली की वैल्यू थी उसके ब्लू कलर के लिए। क्वेश्चन 118 है, लोथल वॉज नियर सोर्सेज ऑफ विच स्टोन फ्रॉम बहरूच इन गुजरात। लोथल किस चीज़ का सोर्स था जो कि यहाँ से आता था, एक स्टोन बहरूच गुजरात में, ठीक है। ये कार्नेलियन का था। तो कार्नेलियन क्या था, एक रेड कलर का स्टोन था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है, स्टेटाइट वॉज प्रोक्योर्ड बाय हड़प्पन्स प्राइमरली फॉर, स्टेटाइट कहाँ से लाते थे, हड़प्पन सील बनाने के लिए, हड़प्पन्स या इसका पाउडर से बीट्स बनाने के लिए साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से, याद रखिएगा ये सोर्सेज थी जहाँ से स्टेटाइट आता था। क्वेश्चन 120 है, कॉपर वॉज प्रोक्योर्ड फ्रॉम एक्सपेडिशंस टू खेती रीजन, कॉपर लाया जाता था खेती रीजन से, और ये खेती रीजन कहाँ पे बेटा, ये आपके राजस्थान स्टेट में है। क्वेश्चन 121 है, हड़प्पा एक्सपीडिशंस टू साउथ इंडिया वर प्राइमरली फॉर, हड़प्पा के लोग साउथ इंडिया जाते थे, ट्रैवल करते थे, और उनका वहाँ पे जाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता था, गोल्ड को लाने के लिए। कौन से मटेरियल को लाने के लिए, गोल्ड को। क्वेश्चन 122 है बेटा, द खेतरी एरिया ऑफ राजस्थान इज एसोसिएटेड विद विच नॉन हड़प्पन कल्चर, जो खेतरी रीजन है राजस्थान स्टेट में बेटा आपके, वहाँ पे कौन सा ऐसा कल्चर था जो नॉन हड़प्पन था, मतलब हड़प्पन कल्चर नहीं था। उस कल्चर का नाम है बेटा गानेश्वर जोधपुरा कल्चर, जो कि एक डिफरेंट कल्चर था जो राजस्थान के खेती रीजन में पाया जाता था। क्वेश्चन 123 है बेटा, द गानेश्वर जोधपुरा कल्चर वॉज नोन फॉर एन अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स, सबसे ज़्यादा गानेश्वर जोधपुरा कल्चर में किस चीज़ से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, कॉपर का यूज़ करके, मेटल का। क्वेश्चन 124 है, रीसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, अभी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कॉपर वॉज ऑल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम अप। अभी तक हमने बेटा बात करी थी कॉपर लोकली कहाँ से लाया जा रहा है, स्टेटाइट लोकली कहाँ से लाया जा रहा है, राइट, मतलब अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स, लपिस लजूली लोकली कहाँ से लाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे ये ऑब्जेक्ट्स विदेशों में कहाँ से लाए जाते थे। तो कॉपर विदेश में कहाँ से लाया जाता था बेटा, ओमान से, याद रखिएगा। क्वेश्चन 125 है, केमिकल एनालिसिस शो दैट बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ, केमिकल एनालिसिस ये शो करते हैं कि जो ओमान का कॉपर है और जो हड़प्पा के आर्टिफैक्ट है इसमें निकल का ट्रेस पाया गया है। इससे पता चलता है इन दोनों देशों में या लोकेशंस में ट्रेड के संबंध थे, ट्रेड रिलेशंस थे। क्वेश्चन 126 है, अ लार्ज हड़प्पन जार, एक बड़ा हड़प्पा का जार मिला है, कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, जो कि कोटेड है थिक ब्लैक क्ले से, वो कौन सी साइट पे मिला है, ओमान में मिला है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग ओमान को सामान देते थे और ओमान से कॉपर लेके आते थे। क्वेश्चन 127 है बेटा, द थिक कोटिंग ऑफ ब्लैक क्ले ऑन द हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान प्रिवेंटेड परकुलेशन ऑफ लिक्विड्स। अब थिक क्यों बनाते थे जार को, जिससे कि जो भी लिक्विड का सामान उस जार में डाला जाए वो बहे ना, बाहर ना निकले, राइट। क्वेश्चन 128 है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम BC, मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं 3rd मिलेनियम BC के, वो रिफ़र करते हैं कॉपर फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड, कि कॉपर कहाँ से आ रहा है, मगन से आ रहा है। कौन सी रीजन से आ रहा है, मगन। द टर्म, क्वेश्चन 129 है बेटा, द टर्म मगन इन मेसोपोटामिया टेक्स्ट परहैप्स रिफर्स टू, मगन कोई और रीज़न नहीं था, मेसोपोटामिया टेक्स्ट में ओमान को वो लोग मगन कहते थे। जैसे हड़प्पन्स कॉपर लेने मगन जाते, ओमान जाते थे, ऐसे ही मेसोपोटामिया के लोग भी कॉपर लेने मगन जाते थे, जो कि ओमान का ही दूसरा नाम है, आप ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन 130 है, डस कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल, क्या जो कॉपर मेसोपोटामियन साइट्स पे मिलता था क्या उसमें भी ट्रेसेस थे निकल के, यस। तो इससे आपको पता चलता है बेटा ओमान के लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग एक तो कंटेम्प्ररी थे और इनमें ट्रेडिंग रिलेशंस थे।
क्वेश्चन 131 है मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद दिलमन विच इज़ प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ। मेसोपोटामिया की टेक्स्ट में कॉन्टैक्ट है दिलमन जगह के बारे में कि दिलमन के लोगों से कॉन्टैक्ट्स थे मेसोपोटामियन के या हड़प्पन्स के, जो कि एक आइलैंड है किस जगह पे, बहरीन में। क्वेश्चन 132 है मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू हड़प्पन रीजन एज मेलुआ। मेसोपोटामिया टेक्स्ट में हड़प्पा के रीजन को क्या नाम दिया गया है, मेलुआ, और ओमान को क्या नाम दिया गया है, मगन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 133 है विच बर्ड इज मेंशन्ड इन मेसोपोटामिया मिथ अबाउट मेलुआ। कौन सी बर्ड या चिड़िया के बारे में मेंशन है मेसोपोटामिया की मिथ में, उस बर्ड का नाम है बेटा हजा बर्ड, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन 134 है सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हाजा बर्ड कुछ और नहीं थी, ये किस बर्ड को कहते थे, पिकॉक को कहते थे। क्वेश्चन 135 है बेटा मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर्स टू मेलुआ एज अ लैंड ऑफ। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेलुआ को या हड़प्पा को कैसा लैंड मानते थे, सी फेरर्स का लैंड मानते थे, राइट, जो समुद्र से यात्रा करते हैं। क्वेश्चन 136 है डिपिक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोट्स, जो हमें डिपिक्शंस मिले हैं शिप और बोट के हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो हमें किस चीज़ पे मिली हैं, इनकी फ़ोटोज़ सील्स पे मिली हैं, शिप और बोट्स की बनी हुई फ़ोटोज़। क्वेश्चन 137 है सील्स एंड सीलिंग्स वर प्राइमरली यूज टू फैसिलिटेट। सील्स और सीलिंग्स का यूज़ क्या करने के लिए होता था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए होता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 138 है आ सीलिंग इंटैक्ट ऑन अ बैग ऑफ गुड्स मीन दैट इट हैड। जब किसी बैग में जो सील होती थी वो इंटैक्ट होती थी, मतलब वो जुड़ी हुई होती थी, इसका मतलब होता था कि उस बैग को किसी ने भी टेम्पर या खोलने की कोशिश नहीं की है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है। क्वेश्चन 139 है द सीलिंग्स ऑन अ बैग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ। जो सीलिंग होती थी बैग पे, जो सील लगाई जाती थी बैग को पैक करके और डिस्टेंट लैंड भेजी जाती थी, उसमें आइडेंटिटी लिखी होती थी सेंडर की। क्वेश्चन 140 है अ हड़प्पन सील यूजली कंटेन्स अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द। हड़प्पन सील में एक लाइन ऑफ राइटिंग होती थी जिसमें ओनर का नेम और टाइटल लिखा होता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 141 है बेटा द मोटिव, जो पिक्चर है एनिमल की जनरली जो होती थी सील पे, वो कन्वे करती थी उसका मतलब किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते, द पीपल दैट कुड नॉट रीड, याद रखिएगा। क्वेश्चन 142 है मोस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। ज़्यादातर जो हड़प्पा के इंस्क्रिप्शंस होते थे या जो भी लिखा जाता था हड़प्पा में, वो बहुत ही छोटा होता था, शॉर्ट साइज़ का होता था, विद लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट हाउ मेनी साइंस। जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो रॉक्स पे लिखा जाता है या स्टोन्स पे लिखा जाता है, पिलर्स पे लिखा जाता है, राइट, किसी शार्प टूल का यूज़ करके, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं बेटा, राइट, क्योंकि पहले कोई पेपर तो होते नहीं थे। तो वो जो लॉन्गेस्ट रिटन स्क्रिप्ट है वो 26 साइंस हैं, उसमें कितने साइंस हैं, 26, याद रखिएगा। क्वेश्चन 143 है हैज़ द हड़प्पन स्क्रिप्ट बीन डेसिफर्ड टू डेट। क्या हड़प्पा की स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा जा चुका है, नहीं, नो, इट इज़ अनडेसिफर्ड, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। क्वेश्चन 144 है द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ रफली बिटवीन, कितने साइंस होते थे हड़प्पा की स्क्रिप्ट में बेटा, 375 से 400 साइंस होते थे, नंबर्स याद रखिएगा। क्वेश्चन 145 है द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज इविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल बिकॉज। हड़प्पा की स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेटिकल नहीं होती थी, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट में इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर 375 से 400 साइंस होते हैं, इसलिए वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज नहीं की जा सकी। क्वेश्चन 146 है इट इज़ एपरेंट, ये हमें पता चला है दैट द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम, कि हड़प्पा की जो लिखाई होती थी, स्क्रिप्ट होती थी, वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, जबकि हम आज जितनी भी लैंग्वेजेस लिखते हैं, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, संस्कृत ले लो, वो हम लिखते हैं बेटा लेफ़्ट से राइट, पर ये लिखी जाती थी हड़प्पन स्क्रिप्ट राइट टू लेफ़्ट, याद समझ में आया। क्वेश्चन 147 है व्हाट इंडिकेट्स द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि हड़प्पा के लोग राइट से लेफ़्ट लिखते थे, ना कि लेफ़्ट से राइट। ये इंडिकेट करता है बेटा वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ़्ट, कि जो स्पेस ज़्यादा है वो राइट की तरफ है, और जो लेफ़्ट की तरफ कुछ भी लिखा गया है तो वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, राइट। तो जैसे कि हम जब भी कॉलम से लिखना शुरू करते हैं तो हम स्पेस छोड़ते हैं, क्योंकि कॉलम बना होता है, लाइन खींची होती है, और जब हम लिखते चले जाते हैं तो स्पेस नहीं बचता है, तो हम बस एक
डैश लगा देते हैं और नीचे लिखना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन 148 है, एन एंशिएंट हड़प्पा साइन बोर्ड वॉज फाउंड एट, एक एंशिएंट हड़प्पा का साइन बोर्ड कहाँ पे मिला है बेटा, धोलावीरा में मिला है। क्वेश्चन 149 है, एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ, कोई भी चीज जो एक्सचेंज की जाती थी हड़प्पन द्वारा उसे वो किस सिस्टम से मैनेज करते थे, वेट नाप तोल के, तब एक्सचेंजेस होते थे, क्योंकि पहले कौन सा सिस्टम चलता था, बार्टर। क्वेश्चन 150 है, हड़प्पा के वेस्ट जो बनाए जाते थे वो कौन से स्टोन से बनाए जाते थे, उस स्टोन को कहते थे बेटा चर्ट, इस पत्थर से हम हड़प्पा के वजन बनाते थे। क्वेश्चन 151 है, व्हाट वाज द जनरल शेप ऑफ हड़प्पन वेट्स, हड़प्पा के जो वेट्स होते थे मतलब नापने के जो वॉट होते थे वो उनका शेप कैसी होती थी, वो क्यूबिकल होते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 152, डिड द स्टैंडर्ड हड़प्पन वेट्स हैव मार्किंग, क्या स्टैंडर्ड हड़प्पन वेट पे मार्किंग होती थी, नहीं, नो। क्वेश्चन 153 है, द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ हड़प्पन वेट्स वर, जो लोअर डिनोमिनेशन होते थे हड़प्पा के वेट के वो कैसे डिजिट में होते थे, बाइनरी डिजिट में होते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 154 है, द हायर डिनोमिनेशंस ऑफ हड़प्पन वेट्स फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, सिंपल सी बात है, जो कम वजन की चीज़ें होती थी वो बाइनरी डिजिट को फॉलो करती थी और जो ज़्यादा वजन के वेट्स होते थे, हायर डिनोमिनेशन के वेट्स होते थे वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। क्वेश्चन 155 है, जो स्मॉलर वेट्स होते थे वो किस चीज़ को वजन करने के लिए यूज़ होते थे, ज्वेलरी और बीड्स को, ज्वेलरी और मोतियों को। आज भी आप सुनार के पास जाओ तो वो स्मॉलर वेट्स के यूज़ करके तो आपकी ज्वेलरी को तोलता है, सेम है। क्वेश्चन 156 है, जो बाइनरी सिस्टम होता था हड़प्पा का वेट का वो कहाँ तक जाता था, 32 तक जाता था, याद रखिएगा। जो डेसिमल सिस्टम होता था 157 है हड़प्पन वेट्स का, उसमें कौन कौन से डिनोमिनेशंस होते थे, 160, 200, 320, 640, क्योंकि हर के आगे डॉट के आगे क्या लगता है, डेसिमल के, तो 0 है। क्वेश्चन 158 है, व्हाट ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद वेइंग हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन हड़प्पन साइट्स, कौन सा ऑब्जेक्ट जिसका से की हेल्प से वजन किया जाता था चीज़ों का वो हड़प्पा की साइट पे मिला है, मेटल स्केल पेन्स मिले हैं, मतलब मेटल के बनाए गए पेन्स मिले हैं जिसमें दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से वजन तोला जाता था। क्वेश्चन 159 है, व्हाट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन इन हड़प्पन सोसाइटी, क्या एविडेंस है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए जाते थे हड़प्पन सोसाइटी पे। आंसर है इसका बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, कि हड़प्पा की आप किसी भी साइट पे चले जाओ वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स आपको मिलेंगे, हाथ से बनाई गई चीज़ें मिलेंगी, वो यूनिफॉर्म मिलेंगी। तो इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते थे कि हर जगह जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनका रेशियो, शेप, साइज, लेंथ, ब्रेथ वो सब सेम होना चाहिए। क्वेश्चन 160 है बेटा, हड़प्पन ब्रिक्स वर ऑफ अ यूनिफॉर्म रेशियो थ्राउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू, हड़प्पा में जो ईंटें थी वो स्टैंडर्डाइज रेशियो की होती थी, जो कि हमने पढ़ा था, ब्रेथ होती थी डबल हाइट की और लेंथ होती थी 4 टाइम्स हाइट की, राइट, अभी ऊपर पढ़ा था जब स्टार्ट हमने किए थे MCQs। तो ये बेटा जम्मू से लेके गुजरात तक स्टैंडर्डाइज रेशियो के हमें ब्रिक्स मिली हैं, ईंटें मिली हैं हड़प्पा की। क्वेश्चन 161 है, अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, एक बड़ी बिल्डिंग मिली है मोहनजोदाड़ो में, वॉज लेबल्ड एज अ पैलेस, जिसे पैलेस कहा गया है, बट क्योंकि नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट, मतलब कोई भी हमें सबूत नहीं मिला है, राइट। तो एक जो लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदाड़ो में उसे एक पैलेस कहा गया है क्योंकि हमें कोई नाम नहीं मिला है, कोई ऐसे फाइंड्स नहीं मिले हैं कि वहाँ पे क्या पर्पस था उस बिल्डिंग का, राइट, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 162 है, एक स्टोन स्टैचू मिला है इंडस रीजन में और या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसे आज क्या कहा जाता है, प्रीस्ट किंग कहा जाता है। तो इस स्टैचू को वो क्या नाम देते हैं, प्रीस्ट किंग। ऐसी एक जो लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदाड़ो में उसे पैलेस कहा जाता है और जो मूर्ति मिली है बड़ी उसे प्रीस्ट किंग कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 163 है, द प्रीस्ट किंग लेबल वॉज इंस्पायर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल पैरेलल्स इन विच हिस्ट्री, जो प्रीस्ट किंग है लेबल वो इंस्पायर्ड है आर्कियोलॉजिकल पैरेलल से, किसकी हिस्ट्री के, मेसोपोटामियन हिस्ट्री के, कि मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में भी ऐसी कोई मूर्ति मिली है जिसे प्रीस्ट किंग कहा गया था, इसीलिए जो हड़प्पा में जो मूर्ति मिली उसे भी क्या कह दिया गया, प्रीस्ट किंग, राइट। क्वेश्चन 164 है, डू वी हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है
कि कैसे ये लोग पूजा करते थे हड़प्पन्स और कैसी पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक पावर को एक्सरसाइज करते थे? नहीं, नो। क्वेश्चन 165 है, सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव हड़प्पन सोसाइटी हैड, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि हड़प्पा के समाज में कोई रूलर्स नहीं थे और सभी लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर एंड हड़प्पा हैड अनदर सेपरेट रूलर। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे कोई रूलर नहीं होता था और सभी को इक्वल स्टेटस होता था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे मोहनजोदारो का सेपरेट रूलर होता था और हड़प्पा का एक सेपरेट रूलर होता था, राइट। क्वेश्चन 167 है, व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर देयर बीइंग अ सिंगल हड़प्पन स्टेट? क्या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि हड़प्पा स्टेट सिंगल था? सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स एंड प्लांट सेटलमेंट्स, की सारे आर्टिफैक्ट्स सेम है, ब्रिक्स के भी स्टैंडर्डाइज रेशियो मिले हैं गुजरात से जम्मू तक, और सारी सेटलमेंट्स प्लांट थी। क्वेश्चन 168 है, बाय विच ईयर हैड मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन रीजन सच एज चोलिस्तान बीन अबेंडेंड? कौन से साल से जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी वो चोलिस्तान जगह के आसपास, साइट के आसपास खाली कर दी गई? 1800 BC से, याद रखिएगा। क्वेश्चन 169 है, साइमल्टेनियसली विद अबेंडमेंट इन चोलिस्तान, जब चोलिस्तान में की साइट पे लोग छोड़ के जाने लगे, देयर वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू, पॉपुलेशन बढ़ने लगी कौन सी रीजन्स में? जैसे चोलिस्तान में कम होने लगी, गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, राइट। शायद लोग चोलिस्तान छोड़ के गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की तरफ बसने लगे होंगे आके। क्वेश्चन 170 है, आफ्टर 1900 के बाद व्हाट हैपेंड टू द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, वेट्स एंड सील्स? जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स थे, हाथ से बनाई गई चीज़ें थी सिविलाइजेशन की, वेट्स और सील्स, इनके साथ क्या हुआ? वो गायब होने लगे, दे डिसअपीयर्ड। क्वेश्चन 171 है, द लेट हड़प्पन कल्चर्स ऑल्सो रेफर टू एज, लेट हड़प्पन कल्चर को हम और किस नाम से जानते हैं बेटा? सक्सेसर कल्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 172 है, द मटेरियल कल्चर इन लेट हड़प्पन साइट्स इंडिकेट अ शिफ्ट टूवर्ड्स, जो मटेरियल कल्चर है था लेट हड़प्पन साइट्स में, वो हमें शिफ्ट दिखाता है रूरल वे ऑफ लाइफ की तरफ, राइट। कहने का मतलब है जो मटेरियल कल्चर डेवलप हुआ था लेट हड़प्पन साइट्स में, वो इंडिकेट करता है कि शिफ्ट हो रहे थे लोग रूरल वे ऑफ लाइफ की तरफ। क्वेश्चन 173 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट सजेस्टेड बाय स्कॉलर्स एज अ कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? इसमें से कौन सा कॉज नहीं है जो स्कॉलर्स बताते हैं कि इसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी या विलुप्त हुई थी? डिफॉरेस्टेशन कारण है, एक कोई एलियन नहीं आया था, फ्लड की वजह से शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो एलियन वाला कोई रीज़न नहीं है, एलियंस ये सब मिथ्स हैं। क्वेश्चन 174 है, कैन एनी ऑफ द सजेस्टेड कॉजेस, या ये जो भी कॉजेज सजेस्टेड है जैसे कि फ्लड या रिवर सूख जाना, एलोन एक्सप्लेन द कोलेप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन, वो क्या अकेले जिम्मेदार थे पूरी सभ्यता को मिटाने में? नो, दे ओनली होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स, वो कुछ ही सेटलमेंट्स को ख़त्म कर सकते थे, बट पूरी सिविलाइजेशन के लिए एक कोई कॉज, फ्लड या रिवर्स का सूख जाना कॉज नहीं हो सकता। क्वेश्चन 175 है, इट अपीयर्स दैट, ऐसा अपीयर होता है दैट व्हाट केम टू एन एंड ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, किस चीज़ का एंड हो गया था सिविलाइजेशन के ख़त्म होते ही? आई स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट, एक जो ताकत थी जो सभी को जोड़ के रखती थी, हड़प्पन स्टेट का डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से हर जगह आर्टिफैक्ट्स गायब होने लगे, लोग साइट्स को एबेंडन करने लगे और नई जगह पे जाने लगे। क्वेश्चन 176 है, आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हाउ लॉन्ग डिड द सब कॉन्टिनेंट वेट फॉर न्यू सिटीज़ टू डेवलप? कितना वेट करना पड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जब नए शहर दोबारा से बसे? ओवर अ मिलेनियम, 1000 ईयर्स। एक मिलेनियम में कितने साल होते हैं बेटा? 1000 ईयर्स होते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद लगभग एक मिलेनियम या 1000 ईयर्स वेट करना पड़ा नए शहर आने के लिए। क्वेश्चन 177 है, आ लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन एरिया इन सिंध इज नोन एज, एक जो लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन है सिंध एरिया में उसे क्या कहा जाता है? जुखार कहा जाता है। क्वेश्चन 178 है, सिमेट्री एच इज एसोसिएटेड विद विच फेज? सिमेट्री एच कौन से फेज के साथ एसोसिएटेड है? लेट हड़प्पन फेज के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 179 है, अलेक्जेंडर कनिंघम को किस और नाम से जाना जाता है? इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, राइट। 1861, राइट, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बने थे, राइट, ASI के अध्यक्ष। क्वेश्चन 180 है, अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट लाइक कनिंघम प्रेफर्ड टू यूज व्हाट एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन?
जो पहले के आर्कियोलॉजिस्ट होते थे अलेक्जेंडर कनिंघम की तरह, वो किस चीज़ की मदद से इन्वेस्टिगेशन करते थे? रिटन वर्ल्ड की मदद से, जिसमें टेक्स्ट होता था और इंस्क्रिप्शंस होते थे। क्वेश्चन 181 है, कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी को स्टडी करने में, वो कौन सा टाइम पीरियड था? अर्ली हिस्टोरिक टाइम पीरियड था, जो कि 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होता था, राइट। जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन 6th सेंचुरी BC से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, राइट। क्वेश्चन 182 है, टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स कनिंघम यूज अकाउंट्स लेफ्ट बाई। शुरुआत की सेटलमेंट्स के बारे में जानने के लिए कनिंघम ने किन किताबों की मदद ली? चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की लिखी गई किताबों की, याद रखिएगा। क्वेश्चन 183 है, वाई डिड कनिंघम मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का इम्पोर्टेंस क्यों मिस कर दिया? क्योंकि जिस टाइम पीरियड की वो स्टडी कर रहे थे 6th सेंचुरी BC की, इट डिड नॉट फिट नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन तो 1300 में ही ख़त्म हो गई थी, राइट, डिसेंडेंट फेज़ में, डिक्लाइनिंग फेज़ में, पर वो स्टडी कर रहे थे अपने 600 BC से। तो कहाँ 1300 BC, 1100 BC, कहाँ 600 BC, तो टोटल 500 to 700 ईयर्स का गैप था, इसलिए वो स्टडी नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन 184 है, डिड कनिंघम रियलाइज हाउ ओल्ड द हड़प्पन सील गिवन टू हिम बाई एन इंग्लिश मैन? क्या कनिंघम को पता चल गया था कि कितनी पुरानी है ये हड़प्पा की सील जो कि उन्हें दी थी एक इंग्लिश मैन के द्वारा? नहीं, वो नहीं जान पाए थे। क्वेश्चन 185 है, इन द 19th सेंचुरी में मैनी पीपल थॉट इंडियन हिस्ट्री बिगिन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द, कि इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई है पहले शहर जो बसे गंगा वैली के किनारे, तब से। क्वेश्चन 186 है, हु डिस्कवर्ड सील एट हड़प्पा इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी? अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में हड़प्पन सील्स को किसने डिस्कवर किया? इनका नाम था बेटा दयाराम सैनी, जो कि एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी अर्ली डिकेड्स में, लगभग 1920 में अराउंड, है ना, 20th सेंचुरी में। क्वेश्चन 187 है, हु फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदारो? जैसी दयाराम सैनी को हड़प्पा में सील्स मिली थी अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में, ऐसी मोहनजोदारो में रखेल दास बनर्जी को मिली थी, राइट, जो कि एक अनदर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो अगर हड़प्पा का इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट पूछा जाए तो दयाराम सैनी, और मोहनजोदारो में कौन एक्सकेवेशन की थी, किसने एक्सकेवेशन की थी 1922 में अराउंड, इनका नाम था रखेल दास बनर्जी। क्वेश्चन 188 है, हु अनाउंस, किसने अनाउंस किया था द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, की नई सभ्यता की खोज कर ली गई है इंडस वैली रीजन में वर्ल्ड को 1924 में? ये थे बेटा जॉन मार्शल, राइट। जॉन मार्शल एक और फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि 1924 में हमने एक नई सभ्यता को भारत में खोज लिया है। क्वेश्चन 189 है, एस एन रॉय ने नोट किया था कि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इंडिया को पीछे छोड़ दिया 3000 ईयर्स जब उन्होंने उसको ढूंढा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1924 में अनाउंस किया कि इंडिया में एक कोई पुरानी सभ्यता थी, पर वो सभ्यता तो 3000 साल पुरानी थी। अब 3000 साल पहले की हिस्ट्री कैसे पता लगे? तो इंडिया को 3000 साल और पहले ले गए ना उसकी हिस्ट्री को ढूंढने के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी गई है 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंड हर। क्वेश्चन 190 है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज एज कॉन्टेम्परेनियस विद विच अदर सिविलाइजेशन? मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन किस और सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी थी, मतलब सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मेसोपोटामियन, ओमान के लोगों में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग रिलेशंस थे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी थी। क्वेश्चन 191 है, हु वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया? कौन प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने इंडिया पे वर्क किया था, जो कि प्रोफेशनल था अपने काम में? इसका करेक्ट आंसर है जॉन मार्शल। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। इनसे भी पहले आर्कियोलॉजिस्ट हुए थे बट वो प्रोफेशनली नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे। क्वेश्चन 192 है, जॉन मार्शल ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन। जॉन मार्शल जो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें एक्सपीरियंस था प्रोफेशनल वर्क का। इससे इंडिया में आने से पहले उन्होंने किन कंट्रीज़ में वर्क किया था? ग्रीस और क्रीटे में। वो ऑलरेडी वहाँ पे ग्राउंड वर्क प्रैक्टिस करके आए थे। क्वेश्चन 193 है, What major flaw existed in John Marshall excavation methods? जॉन मार्शल के excavation methods में क्या कमी थी? He ignored the stratigraphy of the site. उन्होंने जो कोई भी साइट होती थी उसकी स्ट्रैटिग्राफी को स्टडी नहीं करते थे। स्ट्रैटिग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लेयर्स को स्टडी नहीं करते थे, वो डायरेक्टली खुदाई करते थे। क्वेश्चन 194 है,
मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलॉन्ग रेगुलर, मार्शल जो एक्सकेवेशन करते थे, खुदाई करते थे, वो हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में करते थे, राइट, जबकि वर्टिकल यूनिट्स में करनी चाहिए थी स्ट्रेटिग्राफी ऑफ लेयर्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 195 है, ड्यू टू मार्शल मेथड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ फाइंड वॉज इर्रिट्रीवली लॉस्ट, मार्शल के मेथड से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती थी किसी भी साइट की, वो ना चाह के भी खो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। क्वेश्चन 196 है, हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1944 एंड रेक्टिफाइड मार्शल्स प्रॉब्लम, कौन डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बना था 1944 में ASI का, और उसने मार्शल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था? इनका नाम था बेटा REM व्हीलर। इन्होंने ही सबसे पहले स्ट्रेटिग्राफी टेक्निक यूज़ की थी खुदाई करने के लिए, एक्सकेवेशन करने के लिए। क्वेश्चन 197 है, व्हीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो द, REM व्हीलर ने रिकॉग्नाइज किया कि खुदाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम फॉलो करें स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट, किसी भी टीले की स्ट्रेटिग्राफी, मतलब हम लेयर्स को स्टडी करें। क्वेश्चन 198 है, एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर व्हीलर ब्रॉट विद हिम, REM व्हीलर एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे जो कि ASI के डायरेक्टर जनरल बने 1944 में, और ये कौन सी टेक्निक लेके आए थे एक्सकेवेशन में? मिलिट्री प्रिसीजन, मिलिट्री की बारीकी, आर्कियोलॉजी में। क्वेश्चन 199 है, विद द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द मेजर नॉन हड़प्पन साइट्स बिकेम पार्ट ऑफ, जब आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स थी वो इंडिया में ना रह के पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई। क्वेश्चन 200 है, एन एक्सटेंसिव सर्वे इन विच रीजन ऑफ इंडिया रिवील्ड द नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स पोस्ट पार्टीशन, कौन से रीजन में जब सर्वे हुआ तो रिवील हुआ कि ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स थी पोस्ट पार्टीशन के बाद वो किस जगह पे इंडिया में मिली? कच्छ में मिली, और कच्छ रीजन कहाँ का है बेटा? गुजरात का है। तो कि सिंपल सी बात है, जब पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा जो साइट्स पाकिस्तान चली गई तो इंडियंस को अपनी लोकेशंस पे तो हड़प्पन। क्वेश्चन नंबर 201 है बेटा, रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट देन हैव टू, कहने का मतलब है आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उन्हें क्लासीफाई करते हैं, उनकी फाइंडिंग्स को, मीन्स उन्हें वो अलग अलग पैरामीटर्स में क्लासीफाई करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लासीफाई दियर फाइंड्स आफ्टर रिकवरिंग, खुदाई के बाद। क्वेश्चन 202 है, वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स इज इन टर्म्स ऑफ, एक सिंपल तरीका है आर्टिफैक्ट्स को क्लासीफाई करना, किस बेसिस पे? मटेरियल बेसिस पे, कि किस मटेरियल से वो बने हैं उस कैटेगरी में डालना। क्वेश्चन 203 है, अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ, एक कॉम्प्लिकेटेड या जटिल जो टास्क है क्लासिफिकेशन का आर्टिफैक्ट्स को, वो किस में बांटना है? उनके फंक्शन, कि किस चीज़ के लिए क्या फंक्शन था उस टाइम उनका, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। क्वेश्चन 204 है, टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट के फंक्शन को जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं उस कंटेक्स्ट में जिसमें वो मिला है, मतलब उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो आर्टिफैक्ट मिला है, किस जगह पे मिला है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्टिफैक्ट किचन में मिला है या किचन जैसे एरिया में मिला है तो उसका यूज़ क्या होगा? किचन में होगा, है ना, इस हिसाब से। क्वेश्चन 205 है, टू फाइंड आउट अबाउट हड़प्पन क्लोथिंग, हड़प्पा की क्लोथिंग के बारे में पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को डिपेंड होना पड़ता है इनडायरेक्ट एविडेंस पे, इंक्लूडिंग डिपिक्शंस इन स्कल्पचर, कि स्कल्पचर में जो मूर्ति है उसे कैसे कपड़े पहनाए गए हैं, राइट, क्योंकि अब फिजिकल कपड़े तो बचे नहीं होंगे इतने टाइम पीरियड के बाद। 206 है बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ऑफ इन कंपेयरिंग फाइंड्स विद, आर्कियोलॉजिस्ट को रेफरेंस लेना पड़ता है अलग अलग मिली गई चीज़ों का, फ्रेम्स का, और वो कंपेयर करते हैं फाइंड्स को मेसोपोटामिया की फाइंड से, राइट। क्वेश्चन 207 है, द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट, जो प्रॉब्लम है आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की वो सबसे ज़्यादा एविडेंट है जो अटेम्प्ट किया जाता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में, धार्मिक प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। क्वेश्चन 208 है, हैविली ज्वेल्ड टेराकोटा फिगराइन, एक हैविली ज्वेल्ड टेराकोटा का फिगर है एक वुमेन का, जैसे अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है? मदर गॉडेस कहा है। क्वेश्चन 209 है, रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन मिला है, मतलब एक स्टोन के मैन का स्टैचू मिला है जो बैठा हुआ है, जिसके हाथ नी पे हैं, और उसे क्लासिफाई किया गया है, उसे कहा गया है बेटा प्रीस्ट किंग। क्वेश्चन 210 है, विच स्ट्रक्चर कालीबंगा और लोथल में रिचुअल सिग्निफिकेंस को सिग्निफाई करता है? तो फायर अल्टर्स, मतलब हवन कुंड,
ये कहाँ पे मिले हैं बेटा? कालीबंगा में मिले हैं और लोथल में मिले हैं। क्वेश्चन 211 है, सम हड़प्पन सील्स विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट, कुछ जो हड़प्पन सील्स हैं प्लांट मोटिव में, वो क्या इंडिकेट करती हैं? नेचर वर्शिप को इंडिकेट करती हैं, कि मतलब हड़प्पा के लोग नेचर को वर्शिप किया करते थे, इसीलिए प्लांट की पिक्चर्स हैं सील्स पे उनकी। क्वेश्चन 212 है, वन हॉर्न्ड एनिमल, एक सींग का जानवर जो सील्स पे डिपिक्ट किया गया है उसे क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं, राइट। क्वेश्चन 213 है, द प्रोटोशिवा फिगर, जो प्रोटोशिवा का फिगर है जो कुछ सील्स में मिला है, जो बैठा हुआ है, वो कौन सी पोस्चर में है? योगिक पोस्चर में है, राइट, योग की मुद्रा में है। क्वेश्चन 214 है, प्रोटोशिवा इज कंसिडर्ड एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ मेजर डाइटी ऑफ, प्रोटोशिवा का जो फिगर मिला है उसे किस भगवान से जोड़ा जाता है? उसे हिंदुज़्म गॉड से जोड़ा जाता है, राइट, हिंदू भगवान, एक्चुअली वो शिव से जोड़ा जाता है, हिंदू रिलीजन में भी कौन? शिव। क्वेश्चन 215 है, कॉनिकल कोन शेप के जो स्टोन के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हड़प्पन साइट्स पे मिले हैं उन्हें क्या कहा गया है? लिंग कहा गया है। शिवलिंग होता है, ऐसी लिंगा कहा गया है। क्वेश्चन 216 है, मैनी रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड अज्यूमिंग दैट, कई सारे रिकन्स्ट्रक्शंस हुए हैं हड़प्पा के धर्म के, ये अज्यूम करके कि जो लेटर ट्रेडिशंस हैं वो पैरेलल थे, मतलब उनमें सेम चीज़ें फॉलो की जाती थी पहले के ट्रेडिशन से। मतलब जैसे कहने का मतलब है 2 जनरेशन पहले आपके घर में पूजा होती थी, वही पूजा लगभग सिस्टमेटिक, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ होगा, वैसी पूजा आज होती होगी, तो ऐसे। क्वेश्चन 217 है, द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कंपाइल्ड 1500 टू 1000 BC, कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट था जिसे कंपाइल किया गया 1500 BC से लेके 1000 BC तक? ये था बेटा ऋग्वेद, जो पहला वेद था 4 वेदों में। क्वेश्चन 218 है, ऋग्वेद में एक भगवान का नाम मेंशन है, उनका नाम क्या है? रुद्र, ठीक है। क्वेश्चन 219 है, लेटर पुरानिक ट्रेडिशंस में रुद्र नाम यूज़ किया गया है किस भगवान के लिए? शिव जी के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन 220 है, इन द ऋग्वेद रुद्र डिपिक्टेड एज पशुपति, रुद्र को पशुपति कहा गया है, पशुपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, तो ये गलत है। ऋग्वेद में किसको डिपिक्ट किया गया है? रुद्र को डिपिक्ट किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, राइट, जो कि पशुपति नहीं है, जो शिव है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 221, सिंस द प्रोटोशिवा सील्स डज नॉट मैच ऋग्वेद रुद्र, क्योंकि जो प्रोटोशिवा सील्स है वो ऋग्वेद के रुद्र से मैच नहीं होती। कुछ स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि ये फिगर किसका है? शमन का है। शमन कौन होते थे? जो ब्लैक मैजिक करते थे। क्वेश्चन 222 है, शमन्स आर मैन एंड वुमेन हु क्लेम टू हैव, शमन्स वो आदमी और औरतें होती हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके पास मैजिकल और हीलिंग पावर्स हैं, मतलब जादुई शक्तियाँ हैं उनके पास और वो किसी के भी दुख को ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन 223 है बेटा, अर्नेस्ट मैके सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल कॉनिकल स्टोन्स जो कि रिकवर किए हैं हमने हड़प्पा से, उनका यूज़ होता होगा बोर्ड गेम्स खेलने के लिए, राइट, ना कि वो लिंग है। क्वेश्चन 224 है, एक डेडमैन लेन का बेटा सोर्स है आपके चैप्टर में जो कि मोहनजोदारो में है, उसे नाम दिया गया डिस्कवरी ऑफ, एक वहाँ पे जो स्कल मिला था, खोपड़ी मिली थी और बोन्स मिली थी एक अडल्ट आदमी की, उस वजह से उस लेन को डेडमैन लेन नाम दिया गया जो कि मोहनजोदारो में है। क्वेश्चन 225 है, इन 1947 आर.एम. व्हीलर ट्राइड टू को रिलेट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस विद द, 1947 में आर.एम. व्हीलर ने कोशिश की हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को रिलेट करने की ऋग्वेद से, जो कि पहला वेद था। क्वेश्चन 226 है, ऋग्वेद में पुर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बेटा रैम्पर्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड, राइट। क्वेश्चन 227 है, इन द ऋग्वेद हु इज कॉल्ड पुरमदारा द फोर्ट डिस्ट्रॉयर, इंद्र को कहा गया है, तो ऋग्वेद में पुरमदारा या फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला इंद्र है। क्वेश्चन 228 है, हु क्वेश्चन द एविडेंस ऑफ अ मैसेकर इन मोहनजोदारो, किसने सवाल किया था कि कोई मैसेकर हुआ भी है मोहनजोदारो में कि नहीं 1960s में? ये थे बेटा जॉर्ज टेल्स, ठीक है, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन 229 है, जॉर्ज टेल्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट स्केलेटन्स फाउंड एट मोहनजोदारो डिड नॉट, जॉर्ज टेल्स ने ये साबित किया कि जो स्केलेटन्स मिले हैं मोहनजोदारो में वो सेम पीरियड के नहीं हैं, डू नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। क्वेश्चन 230 है, वॉज देयर अ डिस्ट्रक्शन लेवल कवरिंग द लेटेस्ट पीरियड ऑफ मोहनजोदारो? नो, कोई डिस्ट्रक्शन लेवल नहीं था जो लेटेस्ट पीरियड ऑफ मोहनजोदारो को कवर करता है।
क्वेश्चन 231 है आर्चियो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। आर्चियो जेनेटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? डीएनए की स्टडी करते हैं एंशिएंट पॉपुलेशन की। क्वेश्चन 232 है रीसेंट आर्चियोजेनेटिक रिसर्च वॉज कैरिड आउट एट साइट। कौन आर्चियोजेनेटिक जो रिसर्च है वो किस साइट पे हुई है? फिलहाल में राखीगढ़ी में हुई है। और राखीगढ़ी साइट बेटा कौन से स्टेट में है? हरियाणा में है। क्वेश्चन 233 है बेटा राखीगढ़ी जो बिगेस्ट हड़प्पन शहर है वो कितने एरिया में था? 550 हेक्टेयर्स में था। क्वेश्चन 234 है डीएनए जो राखीगढ़ी से लिया गया था वो इंडिकेट करता था हड़प्पन्स के बारे में क्या? कि हड़प्पन्स इंडिजिनस लोग थे रीजन के, राइट, मतलब नेटिव लोग थे। क्वेश्चन 235 है जो जेनेटिक रूट्स हैं हड़प्पन्स के वो कितने पीछे जाते हैं? 10,000 BC तक जाते हैं। कि मतलब हड़प्पन्स सिविलाइजेशन के लोग 10,000 BC में होना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है द कंटिन्यूटी इन जेनेटिक हिस्ट्री रूल्स आउट लार्ज स्केल इमिग्रेशन ऑफ सो कॉल्ड। जो कंटिन्यूटी है जेनेटिक हिस्ट्री की वो रूल आउट करता है कि बहुत बड़े स्केल पे इमिग्रेशन हुआ था। किनका? आर्यंस का हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 237 है एज हड़प्पन्स मूव टूवर्ड्स ईरान एंड सेंट्रल एशिया। जैसे ही हड़प्पन्स मूव हुए ईरान और सेंट्रल एशिया में उनके जो जीन्स थे वो इन रीजन्स में स्प्रेड होने लगे, ग्रेजुअली स्प्रेड इन दिस रीजन। क्वेश्चन 238 है रिसर्चर्स रिकंस्ट्रक्टेड द 3D फेशियल फीचर्स ऑफ हड़प्पन्स शोइंग रिमार्केबल सिमिलैरिटी विद द मॉडर्न पॉपुलेशन। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 3D इमेज बनाई हड़प्पा के लोगों के चेहरों की जो कि मॉडर्न पॉपुलेशन से मिलते हैं, जो कि कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? हरियाणा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 239 है एक टेराकोटा कार्ड का मतलब एक बुलक कार्ड का मॉडल मिला है टेराकोटा से बनाया गया जो किस एनिमल को दिखाता है? बुल को दिखाता है, जिसे हम ऑक्सन भी कहते हैं। क्वेश्चन 240 है द एंशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय। जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स थे हड़प्पा में उसे बुरी तरीके से किसने डिस्ट्रॉय किया था? ब्रिक रॉबर्स ने। लोग ईंटें चुरा के ले गए थे उस एंशिएंट बिल्डिंग की, राइट, और अपने घर बनाने लगे थे। क्वेश्चन 241 है ब्रिक टेकन फ्रॉम हड़प्पा वर इनफ टू ले आउट 100 माइल्स ऑफ रेलवे लाइन बिटवीन। जो ब्रिक्स चुराई गई थी चोरों द्वारा हड़प्पा में वो इनफ थी 100 माइल की रेलवे लाइन बनाने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से मुल्तान तक। क्वेश्चन 242 है वसंत सिंधे बिगिन आर्चियोजेनेटिक रिसर्च एट राखीगढ़ी इन द ईयर। वसंत सिंधे ने आर्चियोजेनेटिक रिसर्च की थी राखीगढ़ी में किस साल? 2013 में। क्वेश्चन 243 है अमरेंद्र नाथ स्टार्टेड एक्सकेवेशंस एट राखीगढ़ी इन। अमरेंद्र नाथ ने एक्सकेवेशंस की थी राखीगढ़ी में कब? 1997 में। क्वेश्चन 244 है आर.एस. बिस्ट बिगिन एक्सकेवेशन एज धोलावीरा। आर.एस. बिस्ट ने कब से खुदाई करना शुरू किया था धोलावीरा में? 1990 में। क्वेश्चन 245 है एक टीम थी जर्मन और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट की जिन्होंने सरफेस एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट किया था मोहनजोदाड़ो में कब? 1980 में। क्वेश्चन 246 है एक अमेरिकन टीम ने एक्सकेवेशन स्टार्ट की थी हड़प्पा में कब? 1986 में। क्वेश्चन 247 है एम.आर. मुगल ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की थी भागलपुर जो कि एक एंशिएंट साइट है हड़प्पा की 1974 में। क्वेश्चन 248 है बी.वी. लाल और बी.के. थापर बिगिन एक्सकेवेशंस एट कालीबंगा इन विच ईयर? 1960। क्वेश्चन 249 है एस.आर. राव ने खुदाई शुरू की थी लोथल में कब? 1955 में। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंड एट कालीबंगा। कालीबंगा में क्या मिला था? एक प्लॉग्ड फील्ड, जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे। और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है, राइट। आई होप मैंने आपको जितने भी MCQs एक्सप्लेन किए हैं 250 चैप्टर नंबर 1 के आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के MCQs 200 और 250 अपने चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूँगा। ऐसे ही हिस्ट्री क्लास 12 के सारे चैप्टर्स के MCQs के लिए और हिस्ट्री क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel. Do recommend my channel to all your friends. Take care everyone. Have a great day ahead.